दोस्तों आज हर एक इंडियन के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, हम पीओके को वापस कब ले रहे हैं। क्या इंडियन आर्मी पीओके पर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन प्लान कर रही है। मैंने पिछले कुछ दिनों में जितने भी इंटरनेशनल आर्टिकल्स, डिफेंस रिपोर्ट्स और भारत की लेटेस्ट फॉरेन डील्स को देखा है, पढ़ा है, स्टडी करी है, जो भी छोटी मोटी R&D करी है, जो सच निकलकर सामने आया है वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर हम प्योर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन आर्मी के लिए पीओके पर कब्जा करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आज की डेट में गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे तो हमारी फौज महज कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को घुटनों पर टेकने पर मजबूर कर सकती है, घुटनों पर ले आएगी। लेकिन दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में चीजें जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी होती नहीं है। सबसे पहले आपको इसको मैप को समझना होगा साथियों। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, पीओके वाला रीजन कौन सा है, ये पूरा भारत का ही हिस्सा था। ये 30% हिस्से पर कब्जा करके बैठा है कौन, ये पाकिस्तान, ये नालायक पाकिस्तान। ठीक है, ये इसको क्या बोलता है, गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया है, और ये वाला जो दिख रहा है इसको ये आजाद कश्मीर बोलता है। 60% हमारे पास है, 10% चाइना लेके बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो ये इलीगली ये ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। अगर ये वाला हिस्सा हम अपने में मिला लेते हैं तो हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें आएंगी। मिलाना इंडियन आर्मी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो इसके अंदर इतना विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जनता में इतना मतलब विद्रोह हो चुका है, और वो भी इंडियन जो हमारे भारत की जो इंटेलिजेंस फोर्स है बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, इसको इसी के घर में घुसकर जवाब दिया जा रहा है इसकी जनता द्वारा। ठीक है, ये होता है दिमाग। अब ये जब भारत में मिलेगा तो क्या नुकसान होंगे भाई। मान लो फोर्स हमारी इंडियन आर्मी जाए इसके अंदर घुसे और इनको भगा दे, इनको ये पाकिस्तानी फौज तो कुछ नहीं है, नल लें 2-3 दिन में खत्म कर देंगे इनको। तो उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या आएंगे और उसके फायदे क्या क्या हैं, ठीक, वो सारी चीजें समझना। और जो टू फ्रंट वॉर की जो सबसे बड़ी दिक्कत समस्या है, चाइना से जो लड़ाई होगी, सीधा जो टकराव होगा, सीपैक को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत समस्या आएंगी, उसको जानना बहुत जरूरी है साथियों। भारत की काबिलियत अपनी जगह है, लेकिन असली चैलेंज मिलिट्री एक्शन का नहीं है। असली चैलेंज शुरू होगा उसके बाद, क्योंकि जैसे ही भारत पीओके की तरफ एक भी कदम बढ़ाएगा, बीजिंग यानी चीन में रेड अलर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि पीओके से ही चीन का अरबों डॉलरों का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक गुजरता है। इसका सीपैक यहां से ऐसी तो निकल रहा है, आप इस वाली स्लाइड में देख सकते हो बड़े आराम से। ये ग्वादर एक पोर्ट है, ठीक है, ये अरेबियन सी सागर है, समुद्र, और यहां ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में ये कौन किसकी जगह है, ये है आपके बलूचिस्तान की, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि हम आजाद देश हैं, हम पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं। तो ये सीपैक यहां से निकल रहा है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां होगी, गिलगित बाल्टिस्तान में होगी। ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो इलीगली इसने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो जैसे ही हम इसको अपने कब्जे में लेंगे तो इसकी सीपैक पे सबसे बड़ी दिक्कत समस्या आएगी नहीं आएगी। तो इस पर अरबों डॉलर ही खर्च कर चुका है, यहाँ सड़क बना रहा है, रेल मार्ग बना रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहां से पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, एक इसको सबसे बड़ा सामना यहां भी करना पड़ रहा है विद्रोह का, क्योंकि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो चीनी इंजीनियर्स को, चीनी वर्कर्स को यहाँ काम नहीं करने दे रहे हैं। तो एक तो यही दिक्कत समस्या, ऊपर से यहाँ फिर अगर भारत ने इसको अपने हिस्से में ले लिया तो भारत इसको कभी पास नहीं होने देगा। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत समस्या। तो कभी भी चाइना ये चाहेगा ही नहीं कि ये वाला जो पोर्शन है भारत के पास जाए, क्योंकि उसकी सीपैक पर सबसे बड़ी दिक्कत समस्या आ जाएगी। क्योंकि ये वाला रास्ता अगर रुक गया तो नीचे जब वो स्टेट ऑफ भाई, जैसे मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट से 80% व्यापार करता नहीं करता है कौन, चाइना। तो इसको ये भी डर है कि युद्ध जैसी स्थिति अगर कभी बनी भविष्य में तो भारत सबसे पहले अंडमान निकोबार के पास से स्टेट ऑफ मलक्का निकल रहा है उसको बंद कर देगा, तो हमारा व्यापार तो पूरा खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर रखा है, तो ये इसीलिए यहां से बाईपास निकाल रहा था। तो इसकी दिक्कत समस्या आएगी। तो यहां एक डर है लड़ाई का, डायरेक्ट किससे, चाइना से, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश में तो घुसने की कोशिश कर रहा है लगातार। और जब वो अरुणाचल प्रदेश में लगातार घुसने की कोशिश कर रहा है भाई साहब चाइना, तो वहां और घुसेगा। लद्दाख की तरफ हमेशा घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वहां दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ये समझना बहुत जरूरी है। पीओके पर हाथ डालते ही सीधी शुरुआत होगी टू फ्रंट वॉर की। कई लोग कहेंगे कि बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद और तारिक रहमान जैसे नेताओं की चीन से नजदीकियों के कारण वहां का रणनीतिक जो मोगला पोर्ट है चीन के पास चला गया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो मैंने R&D करी है, जो भी चीजों की स्टडी करी है, इसमें यह निकल के आया है कि मोगला पोर्ट के टर्मिनल को डेवलप करने और ऑपरेट करने का राइट आज भी भारत के पास है, जो हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के लिए एक स्ट्रेटेजिक ढाल है। आज हम इस पूरे चक्रव्यूह को बहुत ही डीपली एनालिसिस करेंगे कि कैसे मोदी डोभाल की जोड़ी ने 2047 तक भारत को महाशक्ति बनने के लिए दुश्मन को चारों तरफ से घेरने की इनसाइड प्लानिंग कर ली है साथियों। इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें सबसे पहले कश्मीर के उस इतिहास और अंदरूनी रणनीति को समझना होगा जिसके बिना यह पूरा एनालिसिस अधूरी है।
जो भी मैंने R&D करी है, जितने भी पॉडकास्ट को देखा है, जितने भी आर्टिकल्स को पढ़ा है, इतिहास के पन्नों को पलटा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया। आखिर 19 जनवरी 1990, ये 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों वाला जो टाइम है, और आज 370 भी हमने हटा दी तब भी कुछ नहीं हुआ। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। वो एक मनहूस दिन था। इतनी बड़ी आर्मी, इतनी पुलिस और इतना बड़ा देश होने के बावजूद हमारे अपने ही लोगों को, कश्मीरी पंडितों को एक साथ उनके घरों से बेदखल क्यों होना पड़ा? इसका जवाब आप दे सकते हो। जब आप इसका डीप एनालिसिस करेंगे तो इसके पीछे 3 मेजर रीजंस निकल कर आएंगे साथियों। पहला है इंटेलिजेंस फेलियर, सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, पूरी तरह कोलैप्स होना। दूसरा सडन एक्सप्लोजन, और तीसरा कड़े फैसले लेने की इच्छा शक्ति की कमी। अगर मैं इंटेलिजेंस फेलियर की बात करूं, उस वक्त का जो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। दूसरा सडन एक्सप्लोजन, आतंकवाद का वो विस्फोट इतनी अचानक, इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि सुरक्षा बलों को संभलने और काउंटर स्ट्रेटेजी बनाने का मौका ही नहीं मिला। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। उस समय की सरकारों में कड़े फैसले लेने की हिम्मत ही नहीं थी साथियों। आज के हालात से अगर कंपैरिजन किया जाए तो, लेकिन आज का सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी आर्टिकल 370 हटाया था, कश्मीर से हटाया। हटने के बाद कश्मीर का इंटेलिजेंस ग्रिड इतना फुल प्रूफ है कि दुश्मन चाहकर भी 1990 जैसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट नहीं कर सकता। और भारत के इस बदलते हुए तेवर की शुरुआत उरी हमले के बाद हुई थी। 18 सितंबर 2016 को जब उरी में हमारे सोते हुए जवानों पर हमला हुआ तो पूरे देश में और हमारे जवानों में बदले की भावना थी। उस वक्त यह डिसाइड किया गया कि उस पेन को एक अपॉर्चुनिटी में बदलना है। हमले के तुरंत बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और आर्मी चीफ सीधे श्रीनगर के 15 कोर हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां एक बड़े हॉल में मिलिट्री ऑफ डिफेंस के सिविलियन ऑफिशियल्स और आर्मी के करीब 30 से 35 टॉप ऑफिसर्स बैठे थे। पारिकर जी ने सीधा पूछा, अब क्या करना है, हमारा रेस्पॉन्स क्या होगा? वह रणनीतिक बातें लीक ना हो इसलिए सूझबूझ से कहा गया, हम सब लोगों को मिलकर पर्सनल ऑफिस में जाकर बात करते हैं। उस बंद कमरे में सिर्फ 5 लोग थे। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर साहब थे, आर्मी चीफ थे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, एक सीनियर ऑफिसर थे और खुद कोर कमांडर थे। पहले आर्मी चीफ ने अपना पक्ष रखा, जो नेशनल लेवल की क्रिटिकलिटीज को देखना था। फिर जब कोर कमांडर की बारी आई तो उन्होंने एक एक लफ्ज नाप तोल कर बोला। उन्होंने बोला, हम पाकिस्तान आर्मी से सीधे नहीं उलझेंगे क्योंकि वो युद्ध का रूप ले लेगा। हम चुपचाप LOC पार जाएंगे, उनके टेररिस्ट ठिकानों पर घुसेंगे और उनके आतंकियों को मारेंगे। और यह सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल लोकेशंस पर एक साथ होगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा। भारत ने उरी के बाद न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की बल्कि उसके बाद बालाकोट और एक बेहद सीक्रेट ऑपरेशन सिंदूर भी किया, जिसने पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर दिया, उसके न्यूक्लियर घमंड को खत्म कर दिया। इस रणनीति की वजह से केवल 4 दिन में उन्होंने हमारे सामने हाथ जोड़ दिए और घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। अमेरिका के पैरों में जाके विनती कर रहे थे, हमें भारत से बचाओ। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं जिसका कंपैरिजन अक्सर लोग मिस कर देते हैं साथियों। ये करना बहुत जरूरी है। अगर भारत पीओके को अपने कंट्रोल में लेता है तो इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे? सबसे बड़ी बात, इसका प्रोस क्या होगा, फायदे क्या होंगे? अगर मैं सबसे बड़े फायदे की बात करूं साथियों, तो हमारा जैसे ही गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया हमारे पास आएगा तो हम सीधे डायरेक्ट जो भी अफगानिस्तान के साथ व्यापार करेंगे वो डायरेक्ट कर लेंगे हमारे, क्योंकि ये हमारे उसमें आ गया ना, हमारी बाउंड्री में आ गया। अफगानिस्तान डायरेक्ट जुड़ा हुआ गिलगित बाल्टिस्तान से, तो हमें पाकिस्तान के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमें मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट व्यापार करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तर्किस्तान भी है, यहां से भी हम बड़े आराम से व्यापार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं हमेशा इस LOC पर होती हैं, तो उन पर कंट्रोल होगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा तो डायरेक्ट सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी। हमारा पीओके मिलते ही भारत की सीमा सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ जाएंगे, तो हमारा ट्रेड कई गुना बढ़ जाएगा। और दूसरे नंबर पर आतंकवाद का परमानेंट खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान जो आतंकी लॉन्च पैड पीओके जमीन से चलाता है वो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। और तीसरा जो CPEC निकल रहा है,
जो ये सीपैक निकाल रहा है उसका अंत हो जाएगा। चीन का जो अरबों डॉलर का कॉरिडोर हमारी सोवरेनिटी को चुनौती दे रहा है, उस पर भारत का कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, नुकसान की बात कर लूं, नुकसान भी बहुत तगड़े हैं। उन आतंकवादियों के अपने यहां अगर हम पनाह दे देंगे, और वहां तो भाई बिल्कुल इकोनॉमी बिल्कुल डेड है ना, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती आएंगी वो जानना भी बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर की भारी समस्या, पीओके की जो आबादी पिछले 70 साल से ब्रेन वॉश का शिकार रही है, उसे मेन स्ट्रीम में शामिल करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। वहां लंबे समय तक आर्मी रखनी पड़ेगी। नंबर 2 जो सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज आएगा, फाइनेंशियल बर्डन का। पाकिस्तान ने पीओके में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, उसे डेवलप करने में भारत का भारी पैसा लगेगा साथियों। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा टू फ्रंट वॉर का ट्रिगर। सबसे बड़ा रिस्क यह है कि जैसे ही हम पीओके पर एक्शन लेंगे, चीन चुप नहीं बैठेगा। वो पाकिस्तान की मदद के लिए लद्दाख या अरुणाचल बॉर्डर पर हमारे खिलाफ मोर्चा खोल देगा साथियों। यहां देख रहे हो लद्दाख इधर, और अरुणाचल में तो वो घिसने की लगातार कोशिश कर रहा है। यहां हमारे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर लगातार वो रोड्स और आर्मी बेस लगातार बना रहा है, क्योंकि वो कई बार बोल चुका है कि अरुणाचल में जो कुछ हिस्से हैं वो हमारे हिस्से तिब्बत के हैं, और तिब्बत में कब्जा इलीगली कब्जा करके बैठा है, तो वो तिब्बत के जरूर अपने बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहां वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, और फिर इधर हमारा एलओसी पर इन लोगों से होगा युद्ध। तो टू फ्रंट वॉर की पूरी संभावना होगी। तो अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर हमला करते हैं, तो क्या भारत इस टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है? ये जानना भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग चीन की विशाल इकोनॉमी और एडवांस और जो उसकी टेक्नोलॉजी को देखकर डर जाते हैं, लेकिन मेरे भाई जंग सिर्फ पैसों से नहीं, कलेजी और एक्सपीरियंस से जीती जाती है, जो हमारी इंडियन आर्मी के पास है, चाइना के पास नहीं है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट पता है क्या है? लैक ऑफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस। उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं लड़ने का। उनके सैनिक ज्यादातर कॉन्स्क्रिप्टेड होते हैं, जिन्हें कुछ समय के लिए जबरदस्ती भर्ती किया जाता है। उन्होंने दशकों से कोई असली लड़ाई लड़ी ही नहीं है। उसके उलट अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें ना भाई साहब, हमारी इंडियन आर्मी दुनिया की इकलौती ऐसी फौज है जो पिछले 30 से 40 सालों से यानी 4 दशकों से हर दिन कश्मीर के पहाड़ों में सियाचिन के -40 डिग्री हाड़ कपाने वाली ठंड में और जंगलों में लाइव ऑपरेशंस कर रही है। वहां कोई संडे नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। जिस जज्बा है हमारी इंडियन एयरफोर्स का, हमारी आर्मीज का, यह हमारे जवानों का लाइफ स्टाइल बन चुका है। गलवान घाटी में हमारे शेरों ने चीनी सैनिकों की जो हालत की थी वो पूरी दुनिया ने देखी थी। भारत की नई ताकत को भी समझ लो। आज का भारत सिर्फ, मैं अगर आज के भारत की बात करूं ना साथियों, सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई रोकने की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि मोदी सरकार की लेटेस्ट ग्लोबल डील्स ने भारत की ताकत को एक और नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक बताऊं ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील। भारत नॉन एनपीटी देश होने के बावजूद अपनी रणनीतिक साख के दम पर ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की परमानेंट सप्लाई सुनिश्चित कर ली है। यह यूरेनियम हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और स्ट्रेटेजिक असेट्स को वो ताकत देगा जिससे टू फ्रंट वॉर की स्थिति में भी भारत की एनर्जी और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कभी कम नहीं होगी। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक समझोगे भाई, जो कॉपर प्लेट्स थी ना मलय प्रायद्वीप के 1000 साल पुराने जो तामपत्र थे, जो कॉपर प्लेट्स थी, ये कोई मामूली खोज नहीं है। इन ऐतिहासिक तांबे के अवलेखों से साबित हुआ है कि जो मलक्का स्टेट है साथियों, अगर मैं मलक्का स्टेट आपको दिखाना चाहूं, मैप नहीं लेके आया हूं, जहां से 80% व्यापार चाइना करता है, साउथ चाइना सी होते हुए चाइना के लिए लेके जाता है ना, अंडमान निकोबार के पास से। तो भैया वो जो हिस्सा है ना वो हमारा है। मलय प्रायद्वीप के पूरे समुद्री रूट पर 1000 साल पहले भारत के चोल साम्राज्य का सीधा प्रभाव और कंट्रोल था। यह ऐतिहासिक सच आज भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वो लीगल और मोरल पावर देता है, जिसके दम पर भारत मलक्का स्टेट में चीन की घेराबंदी को पूरी तरह जायज ठहराता है। जिस तरीके से स्टेट ऑफ हार्मुज पर ईरान कब्जा करके बैठा है, पूरी दुनिया की हालत खराब कर दिया, उसी प्रकार हम चीन की भी हालत खराब कर देंगे। वो व्यापार नहीं कर पाएगा स्टेट ऑफ मलक्का से। उधर हम उसका सीपैक बंद कर देंगे जो बाईपास निकाल रहा है मलक्का ऑफ स्टेट से बचने के लिए। और तीसरा मास्टर स्ट्रोक है भाई साहब ये ब्रह्मोस डिप्लोमेसी। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने फिलीपींस को अपनी सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस डिलीवर कर दी है। और इंडोनेशिया को, ये एक नहीं हर किसी को हम कर रहे हैं भाई साहब।
ये इसको ना पूरी तरीके से मतलब पूरी इसकी हमने फील्डिंग सेट कर रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ भी डील हो चुकी है, वियतनाम के साथ भी चल रही है। अगर चीन लद्दाख में प्रेशर बढ़ाएगा तो भारत के ये दोस्त देश साउथ चाइना सी में चीनी नेवी के आगे ब्रह्मोस तान कर खड़े हो जाएंगे। चीन अपने ही घर में घिर जाएगा। तो दोस्तों, पूरी रिसर्च और R&D का आखिरी निष्कर्ष क्या है? आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर बैठकर रक्षात्मक लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी विषाद बिछाता है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की ताकत, इतिहास के तामपत्रों से मिला मलक्का स्टेट पर हमारा दावा और फिलीपींस इंडोनेशिया को ब्रह्मोस देना, यह साफ संदेश है कि भारत 2047 तक एक आत्मनिर्भर और अवैध महाशक्ति बनने के रोड मैप पर चल चुका है। 2047 का विजन, यह जानना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए भाई साहब। बिल्कुल साफ है, एक ऐसा विकसित भारत जिसकी इकोनॉमी टॉप पर होगी और जिसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी आक्रामक होगी कि 2 फ्रंट तो क्या 3 फ्रंट वॉर की सोचकर भी दुश्मन की रूह कांप उठेगी। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने भी आंख उठाने की कोशिश की तो जंग सिर्फ भारत के बॉर्डर पर नहीं, बल्कि दुश्मन के घर के मुहाने पर लड़ी जाएगी। सलाम है हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी रणनीतिक लीडरशिप को, जिनकी वजह से आज हम और आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह डीप मिलिट्री एनालिसिस और R&D पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।